शब्द तुम्हारा पता नहीं है। चलो हम जो बात कर रहे थे लास्ट, वो था अपना प्रतिचिन्ह। क्या पढ़ रहे थे? और उससे पहले कुछ बातें और कर चुके थे, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826। राजस्थान की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 5920। अब तो कोई प्रश्न मैंने पूछा है कि राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो क्या होता है आपने 5920। यहां दिमाग लगाना ही नहीं कि अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा है अंतरराज्यीय पूछ रहा है। सीमा रेखा पूछा तो दोनों आपकी उसमें आ जाएगी। अंतरराष्ट्रीय कितनी है? 1070। और जो अंतरराज्यीय वो कितनी है? पाकिस्तान कितने राज्य बनाते हैं? कितने बनाते हैं? 2। कितने जिले बनाते हैं? 9। पंजाब प्रांत के कितने? 3 बनाते हैं। एमपी के कितने? 10। पंजाब के 2। इसके बाद हरियाणा के 7। गुजरात के कितने बना रहे हैं? हरियाणा से राजस्थान के कितने बनाते हैं? हरियाणा से राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं सीमा? 8। कितने बनाते हैं? पहले कितने बनाते थे? 7 बनाते थे, कितने हो गए? 8 हो गए। भरतपुर से कितने बनाते हैं? भरतपुर से 2 के 3। भाई आपका भरतपुर से, सॉरी यूपी आपका जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के 3 जिले, भरतपुर, धौलपुर और आपका एक दिग। भरतपुर, धौलपुर और आपका दिग जो है वो आपका इसमें आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट यहां से बात करते हैं जो हम कल देख रहे थे कि कल हमने सबसे पहले पढ़ा था राज्य वृक्ष। इसको नुकसान कौन पहुंचाता है? सेलेस्टिना कीड़ा और ग्लाइकोड्रोमा कवर। और 1000 वर्ष पुराने 2 पेड़ कहां मिले? खिजड़ी के मांगल्यावास अजमेर के अंदर आपके मिले थे। कौन से लोक देवता का स्थान होता है नीचे इसके अंदर? गोगा जी। और इसके जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उन्हें क्या बोलते हो? मिंजर। क्या बोलते हैं? और जो सूखी फलियां होती है, सूखी फलियां, खोखा। क्या कहलाता है? खोखा कहलाता है। राज्य वृक्ष घोषित किया गया कब? उसके बाद हमने एक बात की थी कि साहब हमारे पास राज्य पुष्प है। क्या नाम है इसका? रोहिड़ा का पुष्प। वैज्ञानिक नाम? इकोमेला अंडुलेटा। कौन सा चूहा क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। फिर हमने बात की थी राज्य पक्षी हमारा गोडावन। तो जो गोडावन है इसका जो नाम है अंग्रेजी में क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो क्रायोटिस नाइग्रिस कह रहे हैं वो क्या है? वैज्ञानिक नाम है। आप इस बात समझिएगा। अगर आपसे जो पूछा जाता है कि इंग्लिश में क्या है तो क्या बताएंगे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और आपका जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिस। ये बताओ प्रोजेक्ट बस्टर्ड कहां चलाया जा रहा है? जैसलमेर के अलावा 2 स्थान बताए थे मैंने जहां मिलता है, सोरसेनबाड़ा और सोखलिया अजमेर। पर वर्तमान में केवल कहां मिल रहा है? किस घास में देता है अंडे? सेवन घास में अंडे देता है। इसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र भी पढ़ा था अपन ने, जोधपुर जंतुआलय के अंदर आता है। अच्छा, गोडावन में एक छोटी सी बात अपन और कर सकते हैं कि जो गोडावन है इसका एक प्रिय खाद्यान्न है मूंगफली और तारामीरा। क्या खाता है ये? मूंगफली और तारामीरा को ये खाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, है ना। तो चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं कि प्रिय खाद्यान्न मूंगफली व तारामीरा है। अरे जैसलमेर तो उसका मूल स्थान हो गया। उस समय अगर कहते हैं हो सकता है आसपास का इलाका जैसे बीकानेर वाला क्षेत्र वहां उड़ते हुए मिला हो, कभी देखा हो, या सोखलिया अजमेर का क्षेत्र है, या आपका सोरसेनबाड़ा का क्षेत्र है, वहां कभी देखा हो खाते हुए, है ना। अरे हाँ के ना, जैसे कोई मान लो, जैसे तो आप लोग तो बहुत अच्छे सिंसियर हो सबके सब। जैसे मान लो कि कोई क्लास का ऐसा बच्चा है जो बाहर मिल गया और बाहर कहीं खड़ी के ऊपर चाय पी रहा है और चाय के साथ में एक हाथ में कुछ और भी पी रहा है, ठीक है, तो उसका प्रिय खाद्यान्न दिख रहा है आपको, है ना। तो एक बार पकड़ में आ गया, भले वो
खाली पकड़ दी साहब हमने, तो पी तो अभी नहीं दी, लेकिन समझ में आ गया ना हाँ भाई ये जो है ये व्यक्ति क्या करता है, सेवन करता है। किसी की जेब में सुपारी मिल गई तो इट मीन वो क्या कर रहा है, सुपारी खाता है। अरे हाँ या ना? तो लिखने वाले ने कभी उसको देख लिया होगा खाते हुए, तो क्या लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये अपने को थोड़ा सा जो है इसमें ज्यादा उलझना नहीं है सर, जैसलमेर में मूंगफली नहीं मिलती है, ठीक है, कह रहा हूँ ना आपको। तो जब वहां पे तारा मीरा भी आपका हो जाएगा, आपके आसपास वो इलाका होगा जहाँ खेती होती होगी, वहां ये खाता होगा, कुछ तो खाता होगा ना। हाँ अरे भाई कुछ तो मतलब इसको आप समझो बात को, आपको इतना नहीं उलझना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि मूंगफली और तारा मीरा इसका प्रिय खाद्यान्न है, बस ज्यादा नहीं उलझना है। अब आपके लिए राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान में जो प्रिय खाद्यान्न है वो दाल बाटी है। आप कहीं बाहर जाओ, राजस्थान से बाहर जाओ और वहां पूछो, वहां का देखोगे कि सब राजस्थानी थाली या राजस्थानी जो है आपकी जो है यहाँ पे जो कह सकते हैं कि अपन भोजन मिलता है, तो वहां मूल रूप से क्या मिलेगा, दाल बाटी। अब ये बताओ क्या पूरे राजस्थान में दाल बाटी खा रहे हो क्या, नहीं खा रहे हो, तो है ना। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना, बस इसमें आपने इतना दिमाग लगाना सर इसका प्रिय खाद्यान्न क्या है, आपका मूंगफली और तारा मीरा है। हाँ बिल्कुल है, नाम तो मुझे याद नहीं पर ऐसा मैंने सुना है कि हाँ इस तरह का कोई पक्षी होता है। हाँ आप ये समझिए कि मैं बता दूं आपको, अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ जो उस बेल्ट में रहते हैं जहाँ पे क्या अकाल पड़ता है, तो वहां पे एक ऐसी मिट्टी है, उस मिट्टी को जो है कुछ खाद्य पदार्थ में मिला के उसको खाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे है। चलो आगे आ जाओ। अगला आपने पढ़ा था राज्य पशु, क्या पढ़ा था अपन ने, चिंकारा, जो कि वन्य जीव श्रेणी का था, जो आपका कैसा था साथियों, वन्य जीव श्रेणी का, यानी वाइल्ड लाइफ ऑफिस जो है साथियों, हम इसे कह सकते हैं श्रेणी का था चिंकारा। और चिंकारा जो आपका है इसे घोषित कब किया था आपने, 1983 के अंदर आपने घोषित किया है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो हमको आज पढ़ना है वो पढ़ना है राज्य पशु ऊंट। और जो राज्य पशु ऊंट है यह है किस श्रेणी का, पालतू पशु श्रेणी का है, डोमेस्टिक आपका जो कैटेगरी उसका है यह। तो डाले आप राज्य पशु ऊंट और कीजिएगा पालतू पशु श्रेणी का राज्य पशु है, लिखिए राज्य पशु ऊंट, राज्य पशु ऊंट और कर दीजिएगा पालतू पशु श्रेणी का राज्य पशु है, पालतू पशु श्रेणी का राज्य पशु है, पालतू पशु श्रेणी का राज्य पशु है। कब किया घोषित, 2014, 30 जून 2014 लिखे इसे, 30 जून 2014, 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया। इसे 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया, ठीक है। और कर देना ब्रैकेट में, आधिकारिक रूप से कब किया, 19 सितंबर, आधिकारिक रूप से 19 सितंबर। मतलब एक तो आपने बोल दिया फिर इसको राज्य पशु बनाया जा रहा है, ठीक है, और एक आपने कागजों में किया, कागजों में कब किया आपने, 19 सितंबर को आपने किया है। अब बात यह आती है इसको राज्य पशु बनाया क्यों आप लोगों ने, संख्या में कम पड़ रहा है, संख्या में कम पड़ रहा है, वेरी गुड। आप में से अधिकांश लोगों ने कहा कि साहब ये संख्या में कम पड़ रहा है, ठीक है, संख्या घट रही, क्यों घट रही है, चलो ये इन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इनको याद है। अब एक बात समझ लेते हैं, संख्या में कमी क्यों आ रही है। और इसमें आपने कहा जैसे कि, और मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को कि सर इसको पालने वाले नहीं मिल रहे। अब इसको पालने वाले क्यों नहीं मिल रहे, बात समझिए। जैसे मान लो आप सबको जो है गवर्नमेंट ने एक ऊंट गिफ्ट कर दिया कि आप जो है एक ऊंट अपने घर में पालो, ठीक है। अब आपको दे तो दिया, वो दिख तो रहा है फ्री में, है ना, पर आप उसको कैसे मेंटेन करोगे, तो उसको खिलाना पड़ेगा ना, पिलाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अब उसका जो खर्चा है वो आपके क्या हो रहा है, सिर पे आ रहा है, क्योंकि उससे आय तो कुछ होने की है। लेकिन पहले के टाइम में क्या हो रहा था कि आप देखें कि जो आपका ऊंट है वो कहां मिल रहा है, मरुस्थल में, और
मरुस्थल के अंदर जो अधिकांश जो आपके काम होते थे वो सब कौन करता था? ऊंट। खेत में हल चलाना था तो ऊंट चला रहा था। गाड़ियां कोई चल रही है, जो आपकी गाड़ियां अगर हम देखें तो ऊंट गाड़ी थी, क्या थी वो? कौन खींच रहा है आपका? ऊंट खींच रहा है। कुएं से पानी निकालना है, कौन कर रहा है? ऊंट कर रहा है। और भी कोई अगर काम थे, ठीक है, वो सब कौन कर रहा है? ऊंट कर रहा था। लेकिन अब वर्तमान में ऊंट का उपयोग क्या बचा? ऊंट का कोई विशेष उपयोग आपका बचा नहीं है। ठीक है, आप कभी गए फरसागर, कभी कहीं चले गए, वहां ऊंट पे बैठ के फोटो खिंचा लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ऑब्वियसली बात है, जिस व्यक्ति के पास मान लो 50 ऊंट होंगे, अब वो अगर जो काम आ रहे हो कितने आ रहे हैं? 4 या 5। अब वो बच्चे हुए 50 क्या करें? जो बच्चे हुए 45 उसका क्या करेगा? बेच देगा। अब बेचेगा किसको? कोई खरीदने वाला तो होना चाहिए भाई। क्यों खरीदेगा कोई? हाँ, क्यों खरीदेगा? क्योंकि अगर वो खरीद भी लेगा तो आप ये समझिए कि इसको जो है वही बात आ जाएगी, सब उसका जो है मेंटेनेंस भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ऊंट का जो है उपयोग कम हो गया। क्या कम हो गया? उपयोग कम हो गया। जब उपयोग कम हो गया तो इसी वजह से इसको जो है पालने वाले अब आपके नहीं मिल रहे। और एक अलग कारण बताया जाता है कि सब उसकी बलि देने का काम भी किया जा रहा था। राजस्थान के अंदर एक टोंक क्षेत्र के बारे में पढ़ते थे, जहां हम कहते थे ऊंट की बलि दी जाती है। लेकिन वो भी ठीक है, एक अलग कारण है, पर मूल जो कारण है उसको पालने वाला नहीं मिल रहा था, इसलिए उसकी संख्या में कमी आ रही थी। और बहुत ज्यादा मात्रा में कमी आपकी आई है ऊंटों के अंदर। चलते हम इससे आगे। अब इसमें और बात करते हैं कि राजस्थान में जो ऊंट मिल रहा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? चलो, तो हम जो बात कर रहे हैं कि राजस्थान, जो आपका राजस्थान में ऊंट मिल रहा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कोई बताएगा? कैमेलस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। देखो समझो, अपने यहां जो ऊंट मिल रहा है वो मिल रहा है एक कूब वाला, जिसकी एक कूब है। और मध्य एशिया के अंदर आपके जो है मूलतः मंगोलिया का क्षेत्र है, वहां पे 2 कूब वाला ऊंट आपका मिलता है, जिसे हम कहते हैं कैमेलस बैक्टीरियस। तो हमारे पास जो मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस मिल रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन मुझे लगता है आपके एग्जाम में आना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स ईयर, या हम इसे कहें वर्ष, किस ईयर को घोषित किया गया है? बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है अगर ऊंट के बारे में प्रश्न बना तो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स ईयर घोषित किया गया? 2024 को किया गया है, थोड़ा सा आपको ध्यान इसमें रखना है। फिर एक और बात करते हैं कि आप एक व्यक्ति को जानते हैं जिसे श्रेय जाता है राजस्थान में ऊंट लाने का। बाबू जी को हम क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता कह रहे हैं। और जो आपके बाबू जी हैं, इनके जो है फड़ गाई जाती है। क्यों खाती जाती है अपन? जब ऊंट हो जाते हैं बीमार तो हम क्या करते हैं? रात्रि के समय में बाबू जी की फड़ को गाते हैं। हाँ या ना? हाँ, रावण तब बजाते हुए गाते हैं, ठीक है। और यहां से हम आगे चले तो बाबू जी के अलावा भी और नामों को याद रखने, ऊंटों की देवी भी है। आपसे अगर पूछा अगर देवता बोल दिया, क्या बोल दिया? बाबू जी। ऊंटों की देवी कही जाती है अंता देवी, जिनका मंदिर है बीकानेर के अंदर, अंता देवी। तो अगर आपसे पूछे ऊंटों की देवी कौन सी है? अंता देवी। एक मैंने नाम आपको बताया था, ऊंट वाले बाबा, एलपी टैसी टोरी। टोड नहीं है, टोड तो घोड़े वाले हैं। टोड क्या है? घोड़े वाले हैं। तो 3 प्रश्न आपके ऊंटों के बन गए। क्या बन गए? देवता, ऊंटों के देवता, ऊंटों की देवी और बाबा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आगे यहां से बढ़ते हैं अपन आगे। राजस्थान के अंदर आपका जो है ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है, तो आप वैसे पढ़ चुके होंगे इसको। तो ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर आपका जो है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र भी है। कहां पर? जोहड़बीड़ अनुसंधान केंद्र कहां आ जाता है? जोहड़बीड़ के अंदर। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि हाँ, इस तरह से पूछ सकता है आपसे, जोहड़बीड़ बीकानेर।
ये शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आपकी जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है ना। अब यहीं हम बात करते हैं, यहीं पर आपने क्या किया, केमल मिल्क डेयरी की स्थापना भी आपने की है बीकानेर के अंदर ही। किसकी स्थापना की है? केमल मिल्क डेयरी की आपने स्थापना की है। तो जो कुछ प्रश्न बन सकते हैं वो आपके ऊंटों के संबंध में वो ये है। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन आपका है ये आपका आने योग्य प्रश्न है। चले लिखना स्टार्ट करेंगे। राज्य पशु ऊंट और लिखेंगे। यह पालतू पशु श्रेणी का ऊंट जो है राज्य पशु है। इसे 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया है ना, और आधिकारिक रूप से जो है आपका साथियों वो किया गया 19 सितंबर को। यहां तक अपन ने लिख दिया था। 19 लिखा है ना? अरे बोला मैंने जो है थोड़ा हो सकता है गलती से बोल दिया। 19 सितंबर आपका जो है ये है। मैंने ऐसे 19 ही बोला था मुझे जहां तक ध्यान है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अगला लिखो, देखो नेक्स्ट। ऊंट के संरक्षण के लिए, ऊंट के संरक्षण के लिए इसे राज्य पशु घोषित किया गया। ऊंट के संरक्षण के लिए इसे राज्य पशु घोषित किया गया। क्यों किया साहब? तो संरक्षण बचाना है इसको, है ना। ऊंट के संरक्षण के लिए इसे राज्य पशु घोषित किया गया। राज्य में मिलने वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। राज्य में मिलने वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। ड्रोमेडेरियस है। नेक्स्ट लिखें, संयुक्त राष्ट्र संघ ब्रैकेट में ना यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। किसको दोस्तों? 2024 को। किसने किया? तो यूएनओ ने किया है। चले पर इससे आगे अगला लिखेंगे नेक्स्ट। ऊंटों के देवता पाबूजी। देवता कौन है? पाबूजी। ऊंटों के देवता पाबूजी। ऊंटों के देवता पाबूजी। ऊंटों की देवी अंता देवी। ऊंटों की देवी अंता देवी बीकानेर। अंता देवी कहां इनका मंदिर? तो बीकानेर। ऊंटों की देवी अंता देवी, ठीक है। नेक्स्ट, ऊंट वाले बाबा। ऊंट वाले बाबा एलपी टैसी टोरी। एलपी टैसी टोरी। एक क्वेश्चन आपको जो है शायद मैंने दिया होगा, नहीं दिया तो अभी ले लो, कल इसका आंसर ढूंढ के लाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए और है, केमल मैन। ये कल ढूंढ के लेके आना। केमल मैन किसे कह रहे हैं? राजेंद्र सिंह को। केमल मैन किसे कहते हैं ना, ये क्वेश्चन कल आप जो है ढूंढ के लाएंगे, इसको नोट करें। केमल मैन ये मैंने दिया, पहले नहीं दिया? अच्छा ये वाला बोला था अपन ने ना। हाँ वैसे केमल मैन है अपने पास, तो वो किसे कहते हैं? जैसे टाइगर मैन है, केमल मैन है, बर्ड मैन है, वो तो टाइगर मैन है ना। ऐसे ही आपके ही एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? केमल मैन के नाम से है, ठीक है। तो इसको आप जो है थोड़ा ढूंढ के लेके आएंगे कल, ठीक है ना। चलो सरनेम चलो नहीं छोड़ो, नहीं पता था, आप थोड़ा ढूंढ के लाएं। आगे लिखे नेक्स्ट अगला साथियों, क्या लिखा आपने? एलपीटीसी लिख दिया, और फिर अपने क्वेश्चन नोट किया था केमल मैन वाला, तो आपको लाना है। अगला लिखो नेक्स्ट,
राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, उष्ण मतलब होता है ऊंट, है ना, उसका पर्यायवाची है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर। आप लोग सब कृषि वाले, कब स्थापित किया था इसको, कब किया इसको स्थापित? आपके आते होंगे ना वो शोध जो कितने यहाँ पे केंद्र है, तो ये तो अपने राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का है, इसका तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, है ना। तो देखना जाके शायद जुलाई 1984 इसका आपका जो है वो है। चलिए, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। कंप्लीट यहाँ पे सभी का। अच्छा, बाकी बातें आप जो है ध्यान रखते हैं इसमें ऊंट के बारे में, जैसे गोरबंद क्या होता है ना, एक आपका उसका कला, इसका संबंध इससे है ना। तो ये थोड़ी बातें आप जो है वहां ध्यान रखना। आप वैसे भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, उस चीज को कहां पढ़ोगे? चलो यहां से अपन चलते हैं आगे। ये तो हमारे हो गए मुख्य मुख्य। अब हमको केवल नाम नोट करने की, कौन सा हमारा राज्य खेल है, नृत्य है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा हमारा राज्य खेल है साथियों? बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल हम कभी खेलते ही नहीं है, बट राज्य खेल बना दिया। खेलते हो क्या? नहीं खेलते, बहुत कम लोग जो है वो खेलते होंगे। तो लिखे राज्य खेल बास्केटबॉल। ये केवल एक तो एक जानकारी के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी वाले तक पे हो गए। राज्य नृत्य कौन सा हमारा? घूमर। घूमर, घूमर जो है कौन करता है? महिलाएं करती है। कब करती है? मांगलिक अवसर पर। जब मांगलिक अवसर होते हैं तब क्या करती है? महिलाएं इस नृत्य को करती है। पर आपने कई बार पुरुषों को भी देखा हुआ इस नृत्य को करते हुए। हाँ, पीने के बाद, मतलब ठीक है, वो पानी पीने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। राज्य नृत्य कौन सा है? हमारा घूमर है। और इससे हम क्या बोलते हैं? नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा के नाम से भी इसको आप जानते हैं, है ना। तो कल्चर के बारे में आप ज्यादा अच्छे से लिखेंगे। शास्त्रीय नृत्य कौन सा हमारा है? कथक। और कथक में ध्यान रखना, कथक जो है उसका जो घराना था वो क्या था? जयपुर। कौन सा था? और अभी ये घराना कौन सा है इसका? लखनऊ। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सा घराना इसका है? जयपुर था। और अभी कौन सा इसका घराना है? लखनऊ है। और अभी एक कुछ समय पहले, शायद साल भर हो गया होगा, इसके जो गुरु जी थे एकदम, भानुजी महाराज, उनका निधन हुआ है, ठीक है ना। तो लिखे साथियों, लिखे शास्त्रीय नृत्य कथक, शास्त्रीय नृत्य कथक। और लिखे राज्य में इसका घराना जयपुर, राज्य में इसका घराना, राज्य में इसका घराना। पहले घराना वर्ड आपका यूज करते थे किसी कला के विषय, है ना। किसी मान लो कोई ऐसा सेंटर है और कोई पीढ़ी दर पीढ़ी काम को सिखा रहा है ना। तो राज्य में इसका घराना जयपुर। और फिर लिखे नवीन घराना लखनऊ, नवीन घराना लखनऊ। लखनऊ कहां की राजधानी है? लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट लिखे भानुजी महाराज का संबंध कथक से है। भानुजी महाराज का संबंध कथक से है। भानुजी महाराज का संबंध किससे है? कथक से। अभी एक शायद एक महंगी शादी कौन सी हुई है अभी? अंबानी। क्या नाम है उसका? अनंत। वाइफ का नाम क्या है? उसका संबंध शायद कथक से है ना, है ना। वो शायद कथक डाल से ना, आई थिंक, जहां तक ध्यान है मुझे, है ना। तो वो भी ध्यान रखना साहब, करंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो अगला, राज्य गीत। राज्य गीत, राज्य गीत क्या है साथियों? केसरिया बालम। भरतनाट्यम है, हाँ। मुझे डांस मुझे इतना नहीं पता है ना। हमारे लिए सब एक ही जैसा है, ठीक है। भरतनाट्यम पक्का, हाँ ठीक है। वो लगता है ना वो मतलब एक तो होता है वो नजरों से वो इधर उधर करते हैं, वो कौन सा? भरतनाट्यम है वो, ठीक है। क्या कह रहे हो साथी? वीडियो बताओ। हाँ, यहाँ लिखो अभी तुम, देखो राज्य गीत केसरिया बालम, राज्य गीत केसरिया बालम, ठीक है। अब ये जो राज्य गीत तुम्हारा केसरिया बालम है, इसको पहली बार किसने गाया था? पहली बार गाया था मांगी भाई, जो कि संबंध रखती थी उदयपुर से। और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली व्यक्ति जो महिला है वो कौन है? अल्लाह जिल्ला बाई। जो अल्लाह जिल्ला बाई है,
ये कहाँ की है? बीकानेर। कहाँ की है? ये है बीकानेर की, ठीक है ना। और ये कहाँ की थी आपकी? हमारे उदयपुर क्षेत्र की। तो दोनों का ध्यान रखना कि पहली बार ये जो गीत है वो गाया था मांगी बाई, जो कि उदयपुर की थी, और विश्व स्तर पर पहचान मिली थी अल्लाह जिला बाई, जिनका संबंध बीकानेर से है। और इन्हें क्या बोलते हो? इन्हें बोलते हो मरु कोकिला के नाम से जानते हो। ऐसा कहते हैं कि गंगा सिंह जी के दरबार में शायद गाया था इन्होंने। तो लिखिए इसके अंदर साथियों, राज्य गीत केसरिया बालम, राज्य गीत केसरिया बालम। आप सब जो है वो जानते हैं, सुना होगा आपने, है ना, इस गीत को। तो लिखिए इसके अंदर, सर्वप्रथम इसे उदयपुर की मांगी बाई ने गाया। सर्वप्रथम इसे उदयपुर की मांगी बाई ने गाया। मांगी बाई ने गाया तथा इसे नेक्स्ट, तथा इसे विश्व स्तर पर पहचान, विश्व स्तर पर पहचान बीकानेर की अल्लाह जिला बाई ने दिलवाई। बीकानेर की अल्लाह जिला बाई ने दिलवाई। बीकानेर की अल्लाह जिला बाई ने दिलवाई, जिन्हें मरु कोकिला भी कहते हैं। जिन्हें मरु कोकिला भी कहते हैं। जिन्हें मरु कोकिला भी कहते हैं। इसके गायन की शैली मांड शैली है। जो गाते हैं उस शैली को क्या बोल रहे हैं अपन? मांड। इसके गायन की शैली, गाने की शैली जरा, इसके गायन की शैली मांड शैली है। इसके गायन की शैली क्या है? मांड शैली है। मांड शैली है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी पंक्ति आपकी है, और उसी सिंपल सी पंक्ति आपके कोई भी बाहर से अगर आता है विदेशी व्यक्ति, हम उसका स्वागत उसी पंक्ति से करते हैं। और आपने कई बार उसको सुना भी होगा, कई बार आपने उसको देखा भी होगा। चले पर इससे आगे। तो ये हमारे जो कुछ प्रमुख चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह हमने देख लिए। घोड़ावन देख लिया, चिंकारा देख लिया, ऊंट देख लिया, रोहिड़ा देख लिया, और खिजड़ी आपका देख लिया। जो भौगोलिक रूप से आपके संबंध रखते हैं वो केवल आपके यही है। अब हम चलते हैं आगे। एक बात ये आ रही है कि अब हमारा जो प्रवेश हो कहां हो जाएगा? नए भाग पर हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे जो हमारा राजस्थान है उसका जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। आप इस बात समझिए कि राजस्थान को मूल रूप से हम बांटते हैं 4 खंडों में। कितने खंडों बांटते हैं? 4 खंडों में। 4 में से हम देखें अगर, तो सबसे ज्यादा भूभाग पर अगर कोई है तो वह है थार मरुस्थल। क्या है? थार मरुस्थल, यानी मरुस्थल यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र आपका है। फिर अगर हम बात करें, अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि मरुस्थल और रेगिस्तान भी अलग अलग है, मरुस्थल और रेगिस्तान भी अलग अलग होते हैं, तो सही बात कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही है। कोई बता सकता है कैसे? अपन जब पढ़ेंगे थार मरुस्थल को, जब पूरा पढ़ लेंगे तो लास्ट में वो समझ में आ जाएगा, हाँ आपने बात जो कही थी वो सही रही थी। हम उसको हिंदी में पर्यायवाची के रूप में लेते हैं, लेकिन इन दोनों में कहीं थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, वो इनकी जो है स्ट्रक्चर का, इनकी चट्टानी स्वरूप का है। तो एक हम बात करें थार मरुस्थल की। एक हमारे पास क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भाग, जो कृषि कार्य के लिए आपका प्रसिद्ध है। फिर आपका एक भाग है अरावली। क्या है? जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और एक भाग आपका है दक्षिण पूर्वी पठार का क्षेत्र। अब एक बात समझो, 4 खंड है, हालांकि इन चारों खंडों में अलग अलग बाद में पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अभी आप जो यहां बैठे हैं इस क्लासरूम के अंदर, ये पूछ लिया जाए कि इन चारों में से वर्तमान समय में अभी आप कहां बैठे हैं? चलिए 4 ऑप्शन है। कुछ लोग अरावली कह रहे हैं, कुछ मैदानी भाग कह रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में जो क्लासरूम आपका है वो इन चारों में से कहां है, किस क्षेत्र में है? चलिए अरावली वाले ज्यादा है, थोड़े से उनको देख लेते हैं पहले। अरावली वाले कौन कौन है? अरावली वाले कुछ एक है हमारे पास, ठीक है, ज्यादा है लेकिन। फिर बताओ थार मरुस्थल वाला कोई है क्या? कोई नहीं है, ठीक। मैदानी भाग कौन कह रहा था? पूरे मैदानी भाग साथियों कोई नहीं है, एक भी नहीं। एक साथी है, जानबूझ के हाथ खड़ा करा, खड़ा कर दे हाथ इसको। अच्छा आधा ही कर रहा था, दिख नहीं रहा तो।
एक ही केवल, और बाकी जो है जो कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर है, वो कौन है? कोई नहीं है। बाकी निर्दलीय हवा में बैठे हो, कहीं तो बैठे होंगे ना। आप इस चीज को छोड़ दो कि हम गलत बोलेंगे या सही बोलेंगे, आप ट्राई तो करो। आप मतलब कोशिश तो करो। हाँ वो भाई जो अपने हैं, देखो बड़ों की जो है आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो परदादा बैठे हुए अपने तो जो बोल रहे हो तो बात को मानो, है ना। चलो अब जो है वापस पूछ रहा हूं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, तुम थोड़ा सा सोचो सही कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। अरावली वाले तुम वापस आ जाओ, पहले जो अरावली वाले वो पहले आ जाओ। अब ये देखो इसमें संख्या कम हो गई, तुम तो हाथ तुम्हारा ही है ना, उठा सकते, ज्यादा हो गई है। और जो कहते हैं मैदानी भाग में एक भाई ही है, चलो यहाँ आ जाओ। अब देखो साथियों, आप में से किसी ने भी नहीं कहा कि थार स्थल में, किसी ने भी नहीं कहा। आप में से किसी ने भी ये नहीं कहा मैदान में है, तभी आप कहां बैठे हो? बैठे तो मैदान में ही हो। ठीक है, आप अगर आप बात करो अरावली, आपने कहा, मैं कह दूं ये राइट है, क्या है ये? सही है। लेकिन आप बैठे कहां हो? मैदान में। कहां बैठे हो? लेकिन ये मैदान पूर्ण मैदान नहीं है, ये अरावली के मध्य का क्षेत्र है। कहां का क्षेत्र है ये? अरावली के मध्य का क्षेत्र है। जैसे भी आपने कहा कि हम सब कहां बैठे हैं? अरावली में, बिल्कुल सही। आप सब जो है वो किस क्षेत्र में बैठे हुए? ये बैठे हुए अरावली क्षेत्र में, अरावली प्रदेश में बैठे हो। और ये अरावली प्रदेश का कौन सा भाग है? तो ये अरावली प्रदेश का दक्षिणी भाग है। जब हम राजस्थान के अंदर अरावली पढ़ेंगे तो हम अरावली को 3 भागों में बांटेंगे, दक्षिण, मध्य और उत्तर। और ये अभी आप जो बैठे हो, कहां बैठे हो? वो आप बैठे हो दक्षिणी भाग में। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अरावली की किसी पहाड़ी बैठे हो। ये क्षेत्र अरावली है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो जहां भी आप बैठे हो वो मैदानी भाग है। और वो मैदानी भाग क्या कहलाता है? वह कहलाता है गिरवा। क्या कहलाता है? गिरवा। अब ये गिरवा क्या है? तो ये गिरवा इसी का उपभाग है, हम कह सकते हैं इसके उपभाग का उपभाग है। इसका जो उपभाग है उसका क्या है? ये उपभाग है, यानी अरावली का एक बहुत छोटा इलाका है। जब आप बात करते हो अरावली, तुम कहते हैं साहब गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, और उस गुजरात से लेकर दिल्ली तक में एक छोटा इलाका जो है वो क्या कहला रहा है? गिरवा। यानी कि यह इसका उपभाग का उपभाग है, छोटा भाग है। और उस छोटे भाग को हम नाम दे रहे हैं क्या? भौगोलिक उपनाम। क्या दे रहे हैं? तो जो 4 बड़े भूभाग भी आप देख कर आए हो, इन 4 बड़े भूभागों का जो सबसे छोटा इलाका होगा, हम उसकी बात यहां पे करेंगे। और इसका नाम क्या है बिंदु का? वो है आपका भौगोलिक उपनाम। किसी भी एग्जाम अगर आप देख रहे हो, पीवाईक्यू देख रहे हो, तो वहां पे आपको इस बिंदु से कम एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जिस भी पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी के हैं, तो वहां पे कम से कम एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है। 2018 की अगर बात करूं तो हर एग्जाम के अंदर यहां देखा गया था, एक क्वेश्चन आपका वहां पे छपा था हर एग्जाम में। अगर आप फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हो तो आप देखना, जो 2016 वाला था उसके 18 वाला पेपर था, उन दोनों में भी आपका जीके में छपा है, यहां से क्वेश्चन छपा। तो कह रहे हो ये कि ये बिंदु आपके लिए जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको अपन जो है पढ़ना शुरू कर रहे हैं, डालो हेडिंग में भौगोलिक उपनाम। और यहां से आपका जो प्रवेश हो रहा है राजस्थान के भौतिक जो है भूभाग है उनके अंदर, जो फिजियोग्राफी आपकी है, जो फिजिकल फीचर्स है, उनमें हो रहा है। और आपके सिलेबस में जो है फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं, फिजियोग्राफी नहीं दी हुई, तो अपने को रिलैक्स रहना इसके लिए भी। दोनों चीजें थोड़ी अलग होती है। भौगोलिक उपनाम, अब आप यह समझिए कि भौगोलिक उपनाम के अंदर हम सबसे पहले शुरुआत जो कर रहे हैं, हम देख कर आए थे एक इलाका जिसे हम क्या कह रहे थे? गिरवा। क्या कह रहे थे? गिरवा कह रहे थे। आप थोड़ा सा जो है इस चित्र को देखिएगा, ये आप लोगों के लिए चित्र से लगवाया कि थोड़ा ध्यान से आप लोग जो है चीजों को समझ पाए। अगर आप देखेंगे तो यहां आपको दिख रहा है कि ये शहर कौन सा है? उदयपुर है। ये शहर कौन सा दिख रहा है आपको? ये उदयपुर आपको दिख रहा है। और आप अगर उदयपुर को ध्यान से देखें तो उदयपुर के चारों तरफ इस तरह की पहाड़ियां हैं। चारों तरफ क्या है? इस तरह की पहाड़ियां, बीच में मैदानी भाग है। बीच में क्या है? मैदानी भाग है, जिससे हम क्या कह रहे हैं? गिरवा। अब इसको गिरवा इसलिए कह रहे हैं कि साहब ये जो है ये चारों ओर अरावली पहाड़ियों से गिरा हुआ है। और मैं क्या कह रहा हूं बार बार कि यह मैदानी भाग है। क्या है यह? और मैदान के लिए आप एक शब्द का उपयोग करते हैं, उस शब्द का उपयोग करते हैं अपन बेसिन। क्या कहते हैं? बेसिन।
तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाता है कई बार कि उदयपुर जो आपका शहर है वो किस प्रकार के बेसिन पर बसा है। तो यहां एक शब्द हम उपयोग करते हैं, जो उदयपुर शहर आपका है या जो गिरवा क्षेत्र है वो तस्तरी नुमा बेसिन पर है। किस पे है आपका साथियों? तस्तरी नुमा बेसिन पर है। तस्तरी नुमा बेसिन पर आपका स्थित है। अब तस्तरी मतलब क्या होता है? तस्तरी का मतलब होता है प्लेट। क्या होता है? प्लेट। हमारे घरों में चाय पीने के लिए क्या होती है? चीनी की प्लेट। क्या होती है? हाँ या ना? होती है ना। हम लोग क्या करते हैं, चाय जब पीते हैं क्या करते हैं कि एक हाथ में कप और एक हाथ में वो प्लेट है। आपने क्या किया, उस कप से चाय को डाला कहां पे? उस प्लेट में। आप किसी भी कोने से चाय डालिए, वो कहां आएगी? केंद्र में। क्यों आएगी? क्योंकि उसका जो ढाल है वो ढाल कहां है? केंद्र की ओर। ढाल कहां है? केंद्र की ओर। सेम उदयपुर जो आपका शहर है, इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों का ढाल कहां है? केंद्र की ओर। कहां है? केंद्र की ओर। बात को समझे। जैसे मान लीजिए ये हमारा उदयपुर शहर है और इसके चारों तरफ आपका क्या है? अरावली पहाड़ियां। क्या है साथियों? अरावली पहाड़ियां हैं। तो ये अरावली पहाड़ी से गिरा हुआ है। इसने हमने क्या बोला इसको? हमने बोला इसको गिरवा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि इन पहाड़ियों का जो ढाल वो कहां है? केंद्र की ओर है। जब भी बरसात होगी पानी कहां आएगा? केंद्र की ओर। पानी कहां आएगा? केंद्र की ओर आएगा। और केंद्र की ओर आने से क्या हो रहा है? जो यहाँ की झीलें हैं वो भर जाती है। यहाँ की जो झीलें हैं वो क्या हो जाती है? भर जाती है। अगर ये पहाड़ियां नहीं होगी तो यहाँ झीलें नहीं भरेगी। और उदयपुर जो पहचान हो क्या है? झीलों की नगरी। सेकंड बात ये जानना कि जो यहाँ की झीलें हैं उनमें भी एक आपका जो है संबंध है। यहाँ की झीलें आपस में जुड़ी हुई है। आपस में क्या है? जुड़ी हुई है। अगर एक झील में पानी आया और वो झील भर जाती है तो उसका पानी कहां जाता है? आगे। जैसे जो आपका उदयपुर शहर स्थापित किया गया था 1559 में, आप देखते हैं कहां स्थापित किया था? पिछोला झील के निकट। तो पिछोला के अंदर पानी आया, ठीक है, वो भर गई और उसके भरने के बाद पानी कहां जाएगा? स्वरूप सागर में। कहां जाएगा? वो भर गई। पानी कहां जाएगा? फतेह सागर में। वो भर गई तो पानी जो है वो आयड़ नदी के माध्यम से जाएगा कहां पे? वो जाएगा उदय सागर में। कहां जाएगा? इसी का हम करते हैं उल्टा वापस से। तो ये जो तीन आपकी झीलें हैं ये बिल्कुल शहर के अंदर ही है, ठीक है। लास्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार ये हुआ था कि सब आपका जो है फतेह सागर पहले भर गया। तो क्या किया इस बार हमने? उल्टा कर दिया। तो यहां तो क्या होता है? ऐसे जा रहे थे अपन। इस बार क्या किया हमने? पिछली बार कि पहले फतेह सागर भर गया तो उसका पानी जो है अब यहां से यहां ले आए। इस तरह से झीलों को बनाया गया कि जो भी पहले भरेगी उसका पानी आप जो है दूसरी में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बेनिफिट मिला वो कहां से मिला? वो मिला है इस गिरवा के कारण। क्योंकि जो आपका क्षेत्र है वो गिरा हुआ है पहाड़ियों से और पहाड़ियों से पानी कहां आता है? अंदर। आप उदयपुर भी आप बैठे हुए हैं और ध्यान रखना कि जब बारिश भी होने दी है, जब होना स्टार्ट होगी तो शहर में इतनी बारिश नहीं होगी। बारिश कहां होगी? आसपास की पहाड़ियों से। वही पानी से आपके जो कहां आ रहा है? शहर के अंदर आता है। और जो शहर का पानी है वो बहता हुआ कहां जाता है? वो जाता है आपका उदय सागर में। कहां जाता है? जबकि अलग है ना, दूर है हमसे। और जो आपकी तीन जिले हैं इनको भरने का जो काम है वो काम यही पहाड़ियां आपस में करती है। इन्हीं पहाड़ियों से पानी आपका आता है। क्लियर है सभी का? तो लिखना स्टार्ट करेंगे साथियों। पहला बिंदु गिरवा। पहला बिंदु क्या आ रहा आपका? गिरवा। और लिखिए गिरवा में उदयपुर शहर का क्षेत्र उदयपुर शहर का क्षेत्र क्षेत्र जो चारों ओर से अरावली पहाड़ियों से जो चारों ओर से अरावली पहाड़ियों से गिरा है। अरावली पहाड़ियों से गिरा है गिरवा कहलाता है। गिरवा कहलाता है। गिरवा कहलाता है। जो ये क्षेत्र है, ये जो आपका शहर में बैठे से हम गिरवा कह रहे हैं, आप ढूंढने जाओ गिरवा मिलेगा ही नहीं। क्योंकि इस क्षेत्र का केवल भौगोलिक नाम कह दिया हमने कि साहब गिरवा है, ठीक है ना। इवन हमारी तहसील का नाम भी क्या है? गिरवा है। तो केवल कार्यालय को मिल जाएगा, लेकिन पूरे इस इलाके को हम क्या कह रहे हैं? गिरवा के नाम से इनको जो है जानते हैं। अगला देखो नेक्स्ट, इसमें उदयपुर शहर। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, उदयपुर शहर
तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा है। उदयपुर शहर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा है। तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा है, बसा है। फिर लिखे नेक्स्ट, वर्षा काल में, जब आपका बारिश का समय होता है, वर्षा काल में वर्षा काल में वर्षा का जल केंद्र की ओर आता है। वर्षा काल में वर्षा का जल केंद्र की ओर आता है, केंद्र की ओर आता है, केंद्र की ओर आता है, आता है तथा तथा यहां की झीलें भरती है, 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 भरती है। क्लियर है सभी का? चलिए, एक जो साथी आप पूछ रहे हैं कि साहब ओल्ड डेटा और न्यू डेटा आएगा तो हम क्या करेंगे? देखो, जो आपका नया डेटा अगर आपके पास में अवेलेबल है तो नया डेटा आपको भरना है फिर वहां पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, यहां तक हमने बात कर ली गिरवा के बारे में। अगला एक बिंदु और हमको यहां देखना है, एक बिंदु और आपका यहां छुपा हुआ है डायग्राम में, एक नया चित्र और देख लेते हैं। ये कुछ इलाका है जो नदी क्षेत्र का आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका कहलाता है 56 का मैदान। क्या कहला रहा है? 56 का मैदान। अब बात यहां ध्यान रखनी है, 56 का मतलब यह संख्यात्मक 56 है, 56। कितना है? 56। 56 का मैदान जो है राजस्थान के दक्षिण में जो आपका माही बेसिन है उसका एक उपभाग है। और इसको 56 का मैदान क्यों कहा गया, तो ध्यान रखना यहां पे कि प्राचीन समय में जो माही बेसिन आपका है वहां पे 56 गांवों का समूह था। और जब 56 के मैदान की आप बात करते हैं तो 56 के मैदान का जो प्रश्न है ये कई बार पूछा जा चुका है। 2016 के अंदर पूछा कॉलेज व्याख्याता के अंदर, और शायद अभी लास्ट रीट या सीईटी में आया था। तो वहां दोनों के अंदर आपका जो आंसर माना गया वो माना गया बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का मैदानी भाग। क्या माना गया? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का मैदानी भाग। अब थोड़ा सा रुकना कि यहाँ पे एक बात ये कर रहे हैं अपन कि सब ये 56 का मैदान जो है ये 56 गांव का समूह है। कितने गांव हैं? और ये सभी जो गांव है किसी ना किसी नदी या नाले के किनारे पर बसे थे, किसी न किसी नदी या नाले के किनारे पर बसे थे। इसलिए कहा जाता है कि 56 गांव तथा 56 नदी नालों का समूह कहलाएगा 56। अब क्या कह रहे हैं आपसे कि सब ये कहां स्थित है, तो क्या बता रहे हो? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ करेंगे अपन, समझिएगा। ये ठीक है, आपको मानना तो इसको पड़ेगा, आरपीसी ने मान लिया इसको, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं उदयपुर के अंदर, और उदयपुर से एक क्षेत्र अलग किया अपन ने, सलूम्बर। ठीक है, जयसमंद जो आपका जिले है वो कहां दिख रही है आपको? सलूम्बर में दिख रही है। उसके आसपास का जो गांव है, जो एरिया है, वहां से लेकर आपका जो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर तक का क्षेत्र था वह क्षेत्र कहलाता था 56। 56 बड़े गांवों का एक समूह आपका कहलाया गया 56 का मैदान। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां तक संबंध कैसे था कि यहां से जो जल आपका है, जो आपकी जयसमंद जिले, उसमें पानी आता है गोमती नदी का। जब वो झील भर जाती है तो गोमती का पानी आता है सोम में, और सोम जाती है माही में, और उस पूरे बेल्ट को जोड़ के आपने कहा था 56 का मैदान। क्योंकि अगर आप प्राचीन काल देखोगे तो बड़ा जो क्षेत्र था वो मेवाड़ी था, और मेवाड़ में कौन सा इलाका? उदयपुर। तो उदयपुर के बाद में ये सब आपके डेवलप हुए हैं, क्योंकि जब यहाँ आपकी राजधानी बनी तो इनको डेवलप किया गया। तो उस समय के जो लोग हैं, जो हमारे कह सकते हैं जो पुराने लोग हैं, वो क्या बोलते थे कि हम कहाँ के निवासी हैं? 56 के। कहाँ के निवासी हैं? 56 के। अगर आप इस तरफ की कोई है, अगर आप में से कोई अगर रहता है उस तरफ, उस बेल्ट में, तो आप जानते होंगे कि वहां के जो पुराने लोग हैं क्या बोलते हैं? हम तो कहाँ के निवासी हैं? 56 के। लेकिन आरपीसी क्या मान रहा है? मान रहा है केवल बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच। तो अपने उसको ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि आप यहाँ बैठे उदयपुर में, तो हमको बताना पड़ेगा कि साहब ये जो इलाका है ये भी आपका 56 का ही बेल्ट कहलाता है। तो लिखो इसमें साथियों 56 का मैदान। 56 का मैदान लिखिए साथियों, वो लिखे बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का मैदानी भाग। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के
मध्य का मैदानी भाग, यह माही बेसिन का उपभाग है। किसका भाग है? यह माही बेसिन का उपभाग है। माही बेसिन का उपभाग है, उपभाग है। नेक्स्ट लिखे इसके अंदर अगला पॉइंट, प्राचीन समय में यहां, प्राचीन समय में यहां, प्राचीन समय में यहां, समय में यहां 56 गांव, 56 है ना, 56 गांव तथा 56 नदी नालों का समूह था। 56 गांव तथा 56 नदी नालों का समूह था, समूह था, समूह था। क्लियर? इसका एक छोटा प्रमाण देता हूं कि सर यहां तो आपने बता दिया महाराष्ट्र प्रतापगढ़ आपके उदयपुर तक था, तो जो जैसलमेर झील तुम्हारी है उसके लिए कहा जाता है कि इस झील में 9 नदियां और 99 नाले गिरते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सर कितना बड़ा एरिया जो है वो जैसलमेर का इलाका भी इसका रखता होगा। आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट हम बात करते हैं 56 के बाद में एक और इलाका है कांठल। क्या नाम है? कांठल का संबंधी माही से है। किससे है? माही से है। और ये पर्टिकुलर आपका जो है साथियों प्रतापगढ़ जिले का इलाका। किसका इलाका है? तो लिखे इसके अंदर कांठल का मैदान और लिखे इस बिंदु, लिखे प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे का मैदानी भाग। प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे का मैदानी भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? कांठल। प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे का मैदानी भाग, मैदानी भाग। प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे का मैदानी भाग। ठीक है, अगला आ रहा है बिंदु पुष्प क्षेत्र। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल, फ्लावर है ना। अब पुष्प क्षेत्र जो है उसका संबंध कहां से? तो एक आपका इलाका है बांसवाड़ा और एक इलाका आपका है कौन सा? डूंगरपुर। अगर आप बात करेंगे प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में ये जो इलाका आप देख रहे हो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये पूरा का पूरा जो है वो जंगल का इलाका था। कैसा था साथियों? जंगल का इलाका था, वन क्षेत्र था और यहाँ पे पुष्प खिला करते थे। नाम क्या पड़ गया इसका? पुष्प क्षेत्र। इतने पूछेगा सब पुष्प क्षेत्र के अंदर कौन से जिले आते थे? तो बांसवाड़ा और आपका प्रतापगढ़। लिखे सॉरी आपका बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर। लिखे इसके अंदर साथियों पुष्प क्षेत्र लिखे, वो लिखे बांसवाड़ा व डूंगरपुर के, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के, डूंगरपुर के, डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र जहां प्राचीन समय में, जहां प्राचीन समय में वन क्षेत्र था, वन मतलब जंगल, वन क्षेत्र था, वन क्षेत्र था तथा यहां पुष्प खिला करते थे, तथा यहां पुष्प खिला करते थे। प्राचीन समय में यहां वन क्षेत्र था तथा यहां पुष्प खिला करते थे। कहां साथियों? तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे। यहां तक सभी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है मेवल। क्या आ रहा है? मेवल। अब मेवल अगर आप देखेंगे तो एक तरह का छोटा सा दिख रहा है, पहाड़ी इलाका यहां पर आपका है। और ये जो पहाड़ी इलाका है ये कहां आ गया? ये जो पहाड़ी इलाका है वापस इसकी जो स्थिति बताई जा रही है वो बताई जा रही है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में। और जो आपका क्षेत्र जो उदयपुर से अलग हुआ है जिसका नाम है सलुम्बर, सलुम्बर के जो लोग हैं वह भी क्या बोलते हैं? हम कहां के निवासी हैं? मेवल के। इसका मतलब सलुम्बर क्षेत्र आपका है वो भी कहां आ रहा है? मेवल के अंदर आपका आता है। ये ध्यान रखना। बेसिकली आपका जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्या है? ये मैदानी इलाका और इस मैदानी इलाके के बीच में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। और वो पहाड़ी क्षेत्र क्या कहला रहा है आपका? वो कहलाता है मेवल। तो लिखिए इसमें मेवल में बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र,
पहाड़ी क्षेत्र। अब इसमें ध्यान रखना, सलुम्बर का इलाका इसमें आ रहा है, तो लिखें इसमें सलुम्बर का क्षेत्र भी आता है। इसमें सलुम्बर का क्षेत्र भी आता है। किसका क्षेत्र आ रहा है इसमें? सलुम्बर का। इसमें सलुम्बर का क्षेत्र भी आता है। किसमें आ रहा है ये साथियों? मेवल में। अब एक बार आप ये देखिए, यहां पे आप जो है एक चित्र देख रहे हैं, ये जो झील आपको दिख रही है कौन सी है साथियों? बड़ी है? बड़ी झील है क्या ये? झील तो चलिए, ये जो झील आपको दिख रही है कौन सी दिख रही है आप साथियों? जयसमंद। कौन सी दिख रही है आपकी यहाँ पे झील? जयसमंद आपकी झील ये दिखाई दे रही है। एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे कि जयसमंद झील को अगर आप जब देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे आसपास जो है, बड़ी अच्छी बात है ये, है? चलिए, दिख तो नहीं ना आपको झील, ये इसको बाद में मिटा देंगे। अब इस झील को आप ध्यान से देखें तो इस झील के इधर आपको जो है दिख रही पहाड़ियां, और इस तरफ भी आपको दिख रही पहाड़ियां, और यहाँ जो है दोनों पहाड़ियों के बीच में आपकी पाल बांधी गई है। लेकिन ये जो सामने वाला इलाका आपका है जिसमें आप दिख रहे हैं, दिखा हुआ बाहर डूंगरपुर, ये जो इलाका है ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। कैसा है ये साथियों? ये इलाका खाली है बिल्कुल, यहाँ पे कोई पहाड़ी आपको दिखाई नहीं देगी। मैं इसको वापस ओपन कर दिखा दूंगा बाद में। तो ये जो इलाका आपका है ये बिल्कुल कटा फटा सा है। कैसा इलाका है? कटा फटा सा आपका इलाका है। इसी कटे फटे क्षेत्र को आप कह रहे हैं क्या? इसे आप कह रहे हैं साथियों लसाड़िया पठार। तो एक प्रश्न आपका बनता है कि लसाड़िया पठार जो आपका है वो कहां आता है, या किस आपके जो है जिले में है, या किस जिले के निकट है? तो ध्यान रखना, 2018 के अंदर मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था 3 बार 3 एग्जाम में। 18 के अंदर 3 एग्जाम अलग अलग हुए, तीनों एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिल गया। कौन सा? लसाड़िया पठार। क्या पूछा गया? इतना ही पूछा गया, लसाड़िया पठार किस जिले में है? तो उस समय कहां था ये? उदयपुर में। लेकिन अब ध्यान रखना, इसका संबंध जो किससे है वो है आपका जयसमंद जिले से, और जो क्षेत्र है वो कहां आ जाएगा अब? सलुम्बर जिले में। लिखिए साथियों लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार। ठीक है, और लिखे उदयपुर, लिखे सॉरी उदयपुर नहीं करना, चलो उदयपुर लिख दिया आपने। देखो उदयपुर जिले में, कार्ड भी दिया वापस लिख दो। उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में जयसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील के, जयसमंद झील के, झील के पूर्व की ओर का, पूर्व की ओर का, पूर्व की ओर का कटा फटा, कटा फटा, कटा फटा पठारी भाग, कटा फटा पठारी भाग, कटा फटा पठारी भाग। लसाड़िया पठार की जब आप बात कर रहे हो तो ये कहां आ रहा है? ये आ रहा है आपका जयसमंद झील। कहां आ रहा है? जयसमंद झील के पूर्व की ओर क्या है? ये कटा फटा पठारी भाग है। जयसमंद झील पहले कहां आती थी? उदयपुर में। कहां आती थी? और वर्तमान स्थिति का मंत्री इसकी सलुम्बर। बनाओ ब्रैकेट में लिखो साथियों, वर्तमान में इसकी स्थिति, वर्तमान में इसकी स्थिति सलुम्बर जिले में है।
सलुम्बर जिले में है। कहां है साथियों? सलुम्बर जिले में। अब आपको सर उदयपुर लिखवाया, फिर आप सलुम्बर भी लिखवा रहे हो। तो देखो, मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि आपका जो एग्जाम हुआ था आरएस का, उसमें क्या किया गया था, पुराने ही प्रश्न पूछे, नया कोई प्रश्न आपका नहीं पूछा। तो जहां पे भी नया पुराना मिशन होगा, मैं आपको पुराना लिखाऊंगा और साथ में ब्रैकेट में नवीन लिखूंगा। या अगर मान लो ऐसा है कि हो सकता है, तो वहां लिखूंगा अनुमानित नवीन, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दे पाएंगे। समझ में आ रही बात? कि वहां अगर मान लो आपका सलुम्बर ही आया, उदयपुर नहीं आया, तो कहां जाओगे? सलुम्बर के साथ कहां जाओगे? अब कोई भी ये गलती से मत बोल देना कि दोनों आ जाते क्या करेंगे, क्योंकि इतने बुद्धिमान तो अपन भी हैं कि अगर वो दोनों दे रहा है, इट मीन वो नया क्वेश्चन ही पूछ रहा है। हाँ या ना? और अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि आप अगर देखोगे पुराने डेटा आपके हैं या कोई टेक्स्ट बुक आपकी है, उनमें आपको उदयपुर ही दिया होगा अभी भी। तो जब तक वहां आपके कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तब तक आपके जो है इस तरह कोई भी विवादित क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब वहां हो जाएगा परिवर्तन, तो आपके इस तरह क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या हो गया? टाइम हो गया? तुम्हारे पास क्लास रहती है। तो अभी आपका जो है यहीं तक, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। कल की क्लास के अंदर इसको पूरा अपन करने की कोशिश करेंगे।